Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. 9th क्लास के सिविक्स का ये है थर्ड चैप्टर. इससे पहले के चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं. द चैप्टर नेम इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. सो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे उसके बारे में यहाँ ओवरव्यू में बताया हुआ है. तो देखो, हम चैप्टर 1 में ना बहुत कुछ पढ़ चुके हैं डेमोक्रेसी के बारे में. उसमें हमने ये जाना था फर्स्ट चैप्टर में कि एक डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक इंसान डायरेक्टली रूल करे. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं एंड वो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पर रूल करते हैं, राइट. बट इस चैप्टर में हम जानेंगे कि इन रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे इलेक्ट किया जाता है, इलेक्शंस नेसेसरी क्यों होते हैं, इलेक्शन यूजफुल क्यों होते हैं डेमोक्रेसी में, इस बारे में बात करेंगे. एंड देन किस तरीके से अलग अलग पार्टीज के बीच में इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, इसके बारे में बात करेंगे. फिर हम ये जानेंगे कि कोई इलेक्शन डेमोक्रेटिक एंड एक इलेक्शन नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन कैसे हो सकता है. सो डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बीच का हम डिफरेंस भी देखेंगे. ओके. एंड देन रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स में हम इंडिया में इलेक्शंस की बात करेंगे. इसके अलावा इलेक्शन के हर स्टेजेस को ध्यान से देखेंगे एंड अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिस तरीके से इलेक्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे. एंड हम डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की भी बात करेंगे. तो चुनाव से लेकर चुनाव के रिजल्ट तक की हम पूरी स्टेज देखेंगे. एंड हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हर स्टेज में जो इलेक्शंस है वो कैसे होने चाहिए एंड हमारे देश में किस तरीके से इलेक्शन एक्चुअल में होते हैं. एंड फिर हम टूवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडिया में आज तक फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन हुए हैं. फिर इसके बाद हम इलेक्शन कमीशंस, जो कि चुनाव एक समिति होती है, इनके बारे में बात करेंगे कि इनका क्या रोल है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में. ठीक है, तो चलिए अब आगे अपना टॉपिक शुरू करते हैं. ये आ गया हमारा टॉपिक. तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है वाई इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा. हरियाणा में जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे. तो देखो, असेंबली इलेक्शंस जो होते हैं ना, ये स्टेट लेवल पर होते हैं. तो क्या होता है, बेसिकली एक राज्य में, एक स्टेट में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं. तो जैसे हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, राइट. तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए चुना जाता है. अब जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए चुने जाते हैं उन एमएलए में से एक लीडर चुना जाता है जिसे हम कहते हैं सीएम, मतलब चीफ मिनिस्टर. ठीक है, तो ध्यान रखना कि असेंबली इलेक्शन जो है वो स्टेट लेवल पर होते हैं और जिससे हम सीएम चुनते हैं, हम चीफ मिनिस्टर चुनते हैं. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर आगे ना ये एक न्यूज़पेपर का कटआउट दिया गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं. हालांकि इसमें से एक दो लाइन ही इंपॉर्टेंट है. द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट. अच्छा, यहाँ पर ना आपको ये सारे के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में देखने को मिलेंगे. रीजन बीइंग कि ये न्यूज़पेपर का कटआउट है और ये 1987 का न्यूज़पेपर है. ठीक है, ध्यान रखना. तो ये न्यूज़पेपर का कटआउट है तो इसीलिए यूं का यूं यहाँ पर छापा हुआ है. सो आधी रात से भी ज़्यादा टाइम हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा क्राउड थी एंड क्राउड काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थी क्योंकि वो अपने लीडर का भाषण सुनने के लिए बेताब थे. ठीक है, एंड क्राउड जो है वो कम से कम 5 घंटे से वेट कर रही थी कि अब हमारे लीडर आएंगे, अब आएंगे. तो वो अपने लीडर का वेट कर रहे थे. आपको पता है ना कि जब इलेक्शंस होते हैं उससे पहले जो पार्टीज़ होती हैं वो अलग अलग एरियाज़ में जाकर भाषण देती हैं, लोगों को प्रोमिसेस करते हैं कि वो उनके लिए क्या क्या करेंगे, है ना. तो अब जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो क्राउड को संभाल रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी भी टाइम जो है हमारे नेता आने वाले हैं. अब क्राउड फिर भी इतनी एक्सपेक्टेंट थी, मतलब इतनी उत्तेजित थी कि उनको ना अपने लीडर का बहुत ज़्यादा वेट था. जैसे ही कोई व्हीकल आसपास से जाता उनको लगता कि उनके लीडर आ गए हैं. तो यहाँ पर कौन से लीडर की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है मिस्टर देवीलाल के बारे में, जो हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ भी रह चुके हैं. तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना. सो मिस्टर देवीलाल थर्सडे नाइट को करनाल में भाषण देने वाले थे. ये 76 ईयर ओल्ड थे, काफ़ी बिजी चल रहे थे उन दिनों क्योंकि ये इलेक्शंस की तैयारी कर रहे थे. तो इनका जो प्रोग्राम है इलेक्शन की तैयारी का वो शुरू होता था 8 बजे सुबह के, एंड होता था 11 बजे रात के.
एंड ये सुबह से ऑलरेडी 9 इलेक्शन जो एरियाज होते हैं ना, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, वहाँ पर जाकर इन्होंने भाषण ऑलरेडी दे दिया था। एंड ये पिछले 23 महीनों से, लगभग 1 साल से ये जो है इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात हो रही थी चौधरी देवीलाल के बारे में। दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट, जो अभी हमने ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ी, इट इज़ अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। तो ये स्टेट असेंबली इलेक्शन के बारे में हमने पढ़ा, जो कि हरियाणा में हो रहे थे। कब हो रहे थे? 1987 में। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 1987 से पहले कांग्रेस का रूल चल रहा था हरियाणा में, ठीक है। एंड कांग्रेस के अपोजिट में ही चौधरी देवीलाल खड़े हुए थे। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। तो 1987 से पहले अगर हम 1982 की बात करें तो 1982 से लेकर 1987 तक कांग्रेस का रूल रहा था, ठीक है। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। तो कांग्रेस का रूल था। कांग्रेस के अपोजिट में खड़े थे चौधरी देवीलाल। तो चौधरी देवीलाल जो है ये एक अपोजिशन लीडर थे। इन्होंने एक मूवमेंट चलाया, न्याय युद्ध। न्याय युद्ध का मतलब है स्ट्रगल फॉर जस्टिस। न्याय का मतलब होता है जस्टिस, युद्ध का मतलब होता है संघर्ष करना, लड़ाई करना, है ना। एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी। और चौधरी देवीलाल ने एक नई पार्टी बना ली जिसका नाम था लोकदल, ठीक है। तो अभी आप यहां पर समझे क्या, ऑल एंड ऑल देखो आपको समझना कैसे है। इस चैप्टर को हम ना बड़े ही एकदम डिटेल में करते जाएंगे, है ना। देखो 1982 से लेकर 1987 तक रूल रहा कांग्रेस का, ठीक है। तो अब 1987 में होने थे इलेक्शन। तो 1987 में जब इलेक्शन होने थे तो कांग्रेस के अपोजिट में कौन आए? चौधरी देवीलाल, जिन्होंने पार्टी बनाई लोकदल पार्टी, ठीक है। लोकदल पार्टी जो है वो कांग्रेस के अपोजिशन में थी। लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो 1987 में इलेक्शन हुए थे ना, इसमें लोकदल पार्टी जीत गई थी, लेकिन फिर बाद में फिर से जो है कांग्रेस पार्टी दूसरे चुनाव में जीत गई, ठीक है। तो किस तरीके से, पहले कांग्रेस पार्टी थी, 1987 में चुनाव हुए, ये लोकदल पार्टी जीत गई, फिर लोकदल पार्टी का टाइम जब खत्म हुआ फिर दोबारा से कांग्रेस पार्टी का रूल आ गया था, ठीक है। तो अब देखो, जो ये चौधरी देवीलाल थे, इन्होंने जो है कांग्रेस के अगेंस्ट जो है ये अपोजिशन पार्टी में खड़े थे। तो इन्होंने एक नारा लगाया। नारा क्या था? न्याय युद्ध का। दैट मीन्स स्ट्रगल फॉर जस्टिस। तो ये लोगों को कह रहे थे कि हम जस्टिस लेकर रहेंगे। His party joined other opposition party to form a front against the Congress in election. इसके अलावा लोकदल जो पार्टी थी, जो कि चौधरी देवीलाल की पार्टी थी, इन्होंने अदर अपोजिशन पार्टी को भी अपने साथ जोड़ लिया ताकि ये कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ सके। In the election campaign, देवीलाल said that if his party won the election, तो जब इलेक्शन कैंपेन हो रहे थे, इलेक्शन कैंपेन में जैसे मैंने बताया कि भाई जो नेता लोग होते हैं ना, वो तैयारी करते हैं इलेक्शंस की, वो कैंपेन चलाते हैं, लोगों को भाषण देते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम तुम्हारे लिए क्या क्या करेंगे। तो इलेक्शन कैंपेन में चौधरी देवीलाल ने क्या कहा कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो वो क्या करेंगे। एक सेकेंड, नीचे से शायद कुछ स्किप तो नहीं हो गया। ओके, सो इन्होंने कहा कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं देन हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन ऑफ द फार्मर एंड स्मॉल बिजनेसमैन। देखो अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा आम जनता को कि भाई अगर मेरी पार्टी जीत गई तो मैं जो फार्मर्स जिसके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, लोन चढ़ा हुआ है, एंड स्मॉल बिजनेस जिसके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, उनके लोन में माफ कर दूंगा, ठीक है। तो ये बात किसने कही थी? चौधरी देवीलाल ने कही थी। ही प्रोमिस्ड दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट, कि सबसे पहले ये यही काम करेंगे कि जो किसान हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनके लोन को ये माफ कर देंगे। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से परेशान थे, नाखुश थे। तो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी कांग्रेस, इसी के अपोजिशन में लोकदल पार्टी थी जो देवीलाल की पार्टी थी। तो अब क्या हुआ ना कि लोग
एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से नाखुश थे। इसी टाइम पर देवीलाल ने कुछ ऐसी बात बोल दी जिससे सभी लोग उनकी पार्टी की तरफ इंक्लाइन हो गए। तो हुआ ये कि देवीलाल ने एक प्रॉमिस किया। इन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार बन जाएगी ना तो सभी फार्मर्स एंड जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनके लोन को हम माफ कर देंगे। तो लोगों ने जब ये वादा सुना तो लोगों ने लोकदल पार्टी को ही जिताया। तो जब इलेक्शन हुए तो लोकदल पार्टी और इनके साथ जो अलाइज पार्टीज थी, देखो यहाँ पर ऑलरेडी हमने बात की थी कि लोकदल पार्टी ने अलाइज पार्टीज जो कि कांग्रेस के अपोजिशन में अदर पार्टी थी उनको अपने साथ जोड़ लिया था। तो लोकदल पार्टी एंड जो अलाइज पार्टीज थी वो जीत गई। तो लोकदल पार्टी एंड इनके जो पार्टनर थे वो कितनी सीट लेकर जीते? तो 90 सीट में से 76 सीट्स, दैट मीन्स 76 सीट्स जो है वो इनके नाम हुई। देखो अभी यहाँ पर 90 सीट्स का मतलब क्या है? होता ये है कि स्टेट में जो मतलब बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है एंड हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होते हैं। तो जैसे ये हरियाणा हो गया तो इसमें 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गई, ठीक है। ऐसे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एमएलए चुने जाते हैं। अब जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एमएलए चुने गए हैं उनमें से फिर लीडर चुना जाता है, उसी लीडर को चीफ मिनिस्टर कहते हैं। ओके, तो 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से बेसिकली 90 सीट्स में से 76 जो सीट थी वो लोकदल पार्टी एंड इनके अलाइज की ही थी। अब लोकदल पार्टी ने अलोन मतलब लोकदल पार्टी के अकेले में कितनी सीट्स थी? 60 सीट थी। तो ये मेजॉरिटी में थी, ठीक है। तो ये मेजॉरिटी में थी क्योंकि 60 सीट अकेले किसकी थी? लोकदल पार्टी की थी। एंड कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ 5 सीट आई थी। Once the election results were announced, the sitting chief minister resigned. जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हुए, रिजल्ट की घोषणा हुई, वैसे ही जो चीफ मिनिस्टर थे ऑलरेडी एग्जिस्टेड, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब देवीलाल जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो जो न्यूली इलेक्टेड एमएलएज थे मतलब जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थी लोकदल की, उन्होंने देवीलाल को अपना लीडर चुना। तो देवीलाल को जब अपना लीडर चुना तो स्टेट के जो गवर्नर थे उन्होंने देवीलाल को इनवाइट किया और जो राजा का कार्यभार था वो देवीलाल के हाथ में दे दिया। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड, जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ इलेक्शन का उसके 3 दिन के बाद देवीलाल को जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। As soon as he became the chief minister, देवीलाल जी जैसे ही चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया था लोगों को, आम जनता को, वो प्रॉमिस उन्होंने पूरा किया। तो उन्होंने स्मॉल फार्मर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन, इनके जो बकाया ऋण था, जो लोन इनके ऊपर चढ़ा हुआ था, उस कर्ज को इन्होंने माफ कर दिया, ठीक है। अब इनकी पार्टी नेक्स्ट 4 साल तक रूल करी, लेकिन जब 1991 में दोबारा से इलेक्शन हुए तो लोकदल पार्टी इस टाइम पर नहीं जीत पाई, बल्कि दोबारा से वापस से कौन सी पार्टी आ गई थी? कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो दोबारा से कांग्रेस पार्टी आ गई थी, तो ध्यान रखना। ओके, अगर जैसे कि देखो अगर 1882 की बात करें तो कांग्रेस का रूल था, फिर 1887 की बात करें तो लोकदल पार्टी का रूल था, फिर 1991 की बात करें तो दोबारा से कांग्रेस पार्टी आ गई थी। हाँ, चलिए अब आगे वाला जो पार्ट है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहती है।